गर्म हवा में आवाज तेज चलती है, ये मुझे हमेशा से उल्टा लगता रहा है। इसमें क्या सच्चाई है? हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि सुनने में ये वाकई उल्टा लगता है, लेकिन ये 100% सच है। अच्छा। हाँ, इसे समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि ध्वनि है क्या। ध्वनि असल में एक कंपन है, एक वाइब्रेशन। ठीक है। और इस वाइब्रेशन को आगे बढ़ने के लिए एक माध्यम चाहिए। आप इसे ऐसे समझिए जैसे लोगों की एक लाइन में कोई फुसफुसाकर कोई राज आगे बढ़ा रहा हो। दिलचस्प एनालॉजी है। हाँ, तो अब सोचिए, अगर लोग कंधे से कंधा मिला के खड़े हों, मतलब एक ठोस चीज की तरह, तो वो राज एक झटके में आखिरी आदमी तक पहुंच जाएगा। फौरन? बिल्कुल। अगर वो थोड़ा दूर दूर खड़े हों, जैसे कोई द्रव, तो थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। और अगर वो एक बड़े कमरे में फैले हुए हों, जैसे कोई गैस, तो राज को पहुंचने में सबसे ज्यादा समय लगेगा। तो इसीलिए ध्वनि की चाल ठोस में सबसे तेज होती है? एकदम सही। ठोस में सबसे तेज, फिर द्रव में और गैस में सबसे धीमी। और हाँ, निर्वात में मतलब वैक्यूम में, जहां कोई है ही नहीं, वहां आवाज आगे बढ़ ही नहीं सकती। ठीक है, ये लाइन वाला उदाहरण एकदम साफ है। लेकिन फिर वही सवाल, गर्म हवा में आवाज तेज क्यों? गर्मी में तो हवा के कण और दूर दूर फैल जाते होंगे। बिल्कुल सही सोचा आपने। कण दूर फैलते हैं, जिससे हवा का घनत्व मतलब डेंसिटी कम हो जाती है। हाँ। और यहीं पर असली विज्ञान है। ध्वनि का जो वेग है, उसका घनत्व के साथ एक उल्टा रिश्ता होता है। ओ। माध्यम जितना कम घना होगा, कंपन उतनी आसानी से और उतनी तेजी से आगे बढ़ेगा। तो गर्म, कम घनत्व वाली हवा में ध्वनि ठंडी, ज्यादा घनत्व वाली हवा के मुकाबले तेजी से सफर करती है। वाह, तो मेरा अंदाजा गलत था, अब समझा। अच्छा, जब हम आवाज की बात करते हैं तो दो शब्द बार बार आते हैं, प्रबलता और तारत्व। मतलब लाउडनेस और पिच। हाँ, मेरे सामने मान लीजिए एक बांसुरी और एक ढोल रखा है। दोनों की आवाज में जो फर्क है वो इन्हीं गुणों की वजह से है। एकदम सही। और इन दोनों के पीछे का विज्ञान है आयाम और आवृत्ति, मतलब एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। आयाम मतलब? आयाम को आप ध्वनि की लहर की ऊंचाई समझिए। अच्छा। लहर जितनी ऊंची, आवाज उतनी ही प्रबल, उतनी ही दमदार होगी। जैसे ढोल पर जोर से मारना, मतलब ज्यादा आयाम यानी तेज आवाज। और धीरे से थपकी देना मतलब कम आयाम यानी धीमी आवाज। बिल्कुल। तो फिर बांसुरी की तीखी आवाज? वो क्या है? वो है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है कि एक सेकंड में ध्वनि की कितनी लहरें गुजर रही हैं। आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी, आवाज उतनी ही तीखी या पतली होगी, जैसे बांसुरी की आवाज या सीटी की आवाज। हाँ, और कम आवृत्ति मतलब मोटी या भारी आवाज, जैसे ढोल की वो धम वाली आवाज। इसे हम हर्ट्स में मापते हैं। लेकिन एक और बात है, अगर मैं सितार और गिटार पर एक ही नोट एक ही वॉल्यूम पर बजाऊं, तभी मुझे पता चल जाता है कि कौन सा सितार है और कौन सा गिटार। ये कैसे होता है? ये तो ना आयाम का फर्क है, ना आवृत्ति का। बहुत बढ़िया सवाल। यहीं पर ध्वनि का तीसरा गुण सामने आता है, गुणवत्ता, मतलब टिम्बर या क्वालिटी। गुणता? हाँ, हर वाद्य यंत्र या हर आवाज की अपनी एक खास पहचान होती है। ये पहचान मुख्य लहर के साथ साथ पैदा होने वाली छोटी छोटी सहायक लहरों से बनती है। अच्छा। यही गुणवत्ता हमें सितार और गिटार की आवाज में फर्क करने में मदद करती है, भले ही उनका नोट और प्रबलता एक जैसी हो। ये आवाज का फिंगरप्रिंट है, कह सकते हैं। आवाज का फिंगरप्रिंट? क्या कमाल का तरीका इसे समझाने का। क्या ऐसी भी ध्वनियां हैं जिनके फिंगरप्रिंट्स तो हैं पर हम उन्हें सुन ही नहीं सकते? बिल्कुल है। इंसान के कान हर आवाज नहीं सुन सकते। हमारी सुनने की एक रेंज है। हाँ, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, है ना? एकदम। इसे हम श्रव्य ध्वनि या ऑडिबल साउंड कहते हैं। 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाली ध्वनियों को अपश्रव्य मतलब इंफ्रासोनिक कहते हैं। इन्हें कौन सुनता है? हाथी जैसे बड़े जानवर कहते हैं कि वो भूकंप आने से पहले इन तरंगों को महसूस कर लेते हैं। ओह। और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की ध्वनि को पराश्रव्य यानी अल्ट्रासोनिक कहते हैं। चमगादड़ इसी का इस्तेमाल करते हैं। वो शिकार करने के लिए? हाँ, वो एक तरह से आवाज से देखते हैं। वे पराश्रव्य तरंगे छोड़ते हैं और उनकी गूंज सुनकर अपने रास्ते और शिकार का पता लगाते हैं। ध्वनि की इस अदृश्य दुनिया से अब उस अदृश्य शक्ति की ओर बढ़ते हैं जो हमारे गैजेट्स को जिंदा रखती है, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। चलिए, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो तार के अंदर असल में क्या होता है? क्या बह रहा होता है? तार के अंदर असल में आवेश बह रहा होता है।
चार्ज। और ज्यादातर मामलों में ये चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक। इस बहाव की दर को हम कहते हैं विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम एम्पियर में मापते हैं। लेकिन ये बहते क्यों हैं? हाँ, ये अपने आप नहीं बहते, उन्हें एक धक्का या एक दबाव चाहिए होता है। अच्छा। ये दबाव ही है विभवांतर, वोल्टेज, जिसे हम वोल्ट में मापते हैं। आप इसे पानी के पाइप की तरह समझ सकते हैं। वोल्टेज है पानी के टंकी का दबाव और करंट है पाइप में बहने वाले पानी की मात्रा। ठीक है, तो वोल्टेज धक्का है और करंट बहाव है। तो फिर ओहम का नियम जो कहता है V = IR, वो इस कहानी में कहाँ फिट होता है? ये R क्या बला है? R है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, यानी रुकावट। रुकावट। हाँ, हर तार इस बहाव को थोड़ी बहुत रुकावट देता है। ओम का नियम इन तीनों चीजों को एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ते में बांधता है। वो कहता है कि अगर आपको ज्यादा करंट चाहिए तो या तो वोल्टेज मतलब धक्का बढ़ा दो या फिर प्रतिरोध मतलब रुकावट कम कर दो। अच्छा। यही वो साधारण सा नियम है जिसके कारण आपका फोन उसके असली चार्जर से तेजी से चार्ज होता है। उस चार्जर का वोल्टेज ज्यादा होता है जो फोन की फिक्स्ड रुकावट के बावजूद ज्यादा करंट अंदर धकेल पाता है। तो ये रुकावट या प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? क्या हर तार में एक जैसी रुकावट होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मुख्य रूप से दो बातों पर निर्भर करता है। एक, तार की लंबाई। अच्छा। तार जितना लंबा होगा, इलेक्ट्रॉन्स को उतना लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा और रुकावट उतनी ही ज्यादा होगी। सीधा हिसाब है। हाँ, और दूसरा है तार की मोटाई। यहाँ रिश्ता उल्टा है। मतलब? तार जितना मोटा होगा, इलेक्ट्रॉन्स के बहने के लिए उतनी ज्यादा जगह होगी, यानी रुकावट उतनी ही कम। आप इसे एक हाईवे की तरह सोचिए। ठीक है। एक लंबा संकरा रास्ता यानी पतला तार ट्रैफिक को धीमा कर देगा, जबकि एक छोटा चौड़ा हाईवे मतलब मोटा तार ट्रैफिक को आसानी से बहने देगा। बहुत बढ़िया। और नोट्स में एक और शब्द है प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी। ये प्रतिरोध से अलग कैसे है? प्रतिरोधकता पदार्थ का अपना जाति गुण है। ये उस हाईवे के मटीरियल जैसा है। मटीरियल? हाँ, तांबे की सड़क हमेशा चांदी की सड़क से थोड़ी ज्यादा रुकावट देगी, चाहे वो कितनी भी चौड़ी या लंबी क्यों न हो। तो प्रतिरोधकता पदार्थ की पहचान है जो लंबाई या मोटाई पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, अब सर्किट की बात करते हैं। घरों में जो वायरिंग होती है उसमें सारे उपकरण एक साथ जुड़े होते हैं। इसे पार्श्वक्रम मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। हाँ। उसे श्रेणीक्रम यानी सीरीज में क्यों नहीं जोड़ते? वो तो शायद ज्यादा आसान होता। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। सोचिए, अगर आपके घर के सारे उपकरण दिवाली की लड़ियों की तरह श्रेणी क्रम में जुड़े होते, तो अगर एक भी बल्ब फ्यूज होता तो पूरा घर अंधेरे में डूब जाता क्योंकि सर्किट टूट जाता। अरे हाँ। पार्श्वक्रम में हर उपकरण को अपना अलग रास्ता मिलता है। एक के बंद होने से दूसरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा बड़ा फायदा ये है कि हर उपकरण को पूरी 220 वोल्ट की सप्लाई मिलती है, जिससे वो अपनी पूरी क्षमता से काम कर पाता है। अब समझा कि घरों की वायरिंग इतनी जटिल क्यों होती है। हम इस प्रतिरोध या रुकावट का इस्तेमाल भी तो करते हैं ना, जैसे हीटर में। बिल्कुल। प्रतिरोध हमेशा दुश्मन नहीं होता, कभी कभी ये हमारा सबसे अच्छा दोस्त होता है। हीटर के अंदर नाइक्रोम का तार होता है। नाइक्रोम? हाँ, हमने इसे जानबूझकर ऐसा चुना है जिसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो। जब करंट इस ज्यादा रुकावट वाले तार से गुजरने की कोशिश करता है तो वो बहुत सारी ऊष्मा पैदा करता है, जिससे कमरा गर्म होता है। बिल्कुल। साथ ही इसका गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है, ताकि ये गर्मी से पिघल ना जाए। और बल्ब के फिलामेंट में? बल्ब में होता है टंगस्टन। इसका गलनांक तो और भी ज्यादा है, लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस। बाप रे। ये इतना गर्म हो जाता है कि चमकने लगता है और हमें रोशनी देता है, पर पिघलता नहीं। लेकिन मेरा पसंदीदा उदाहरण है फ्यूज तार। हाँ, वो छोटा सा हीरो। बिल्कुल। ये लेड और टिन से बना होता है। इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है लेकिन गलनांक बहुत कम। अच्छा। ये हमारे घर के इलेक्ट्रिकल सिस्टम का वो सैनिक है जो सबसे आगे खड़ा होता है। जैसे ही जरूरत से ज्यादा करंट का कोई दुश्मन आता है, ये खुद पिघलकर अपनी जान दे देता है और सर्किट को तोड़ देता है। हाँ, और हमारे कीमती फ्रिज, टीवी और एसी को बचा लेता है। ये एक सोचा समझा बलिदान है। फ्यूज तार के पिघलने की बात से मुझे ऊष्मा मतलब हीट याद आई। ये एक और अदृश्य शक्ति है। जब फ्यूज पिघलता है तो वो ऊष्मा है। जब हम धूप में खड़े होते हैं तो वो भी ऊष्मा है। ये ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे है? ऊष्मा के सफर करने के 3 मुख्य रास्ते हैं। पहला है चालन,
कंडक्शन, ये ज्यादातर ठोस चीजों में होता है। कैसे? इसे आप हॉट पोटैटो गेम की तरह समझ सकते हैं। एक कण गर्म होता है, वो अपनी ऊर्जा बगल वाले को पास करता है, फिर वो अगले को, और ऐसे ही गर्मी चम्मच के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है। कण अपनी जगह नहीं छोड़ते। अच्छा, बस ऊर्जा आगे बढ़ाते हैं। हाँ। दूसरा है संवहन, कन्वेक्शन। ये द्रव और गैस में होता है। इसमें क्या होता है? इसमें कण खुद चलकर ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। जैसे जब हम पानी उबालते हैं तो नीचे का गर्म पानी हल्का होकर ऊपर उठता है और ऊपर का ठंडा भारी पानी उसकी जगह लेने नीचे आता है। एक साइकिल बन जाता है। बिल्कुल। समुद्र के किनारे चलने वाली ठंडी हवा भी इसी का नतीजा है। और तीसरा और सबसे अनोखा है विकिरण, रेडिएशन। अनोखा क्यों? क्योंकि इसे चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं, ये खाली जगह से भी गुजर सकता है। सूरज की गर्मी हम तक करोड़ों किलोमीटर के वैक्यूम को पार करके इसी विकिरण के जरिए पहुंचती है। कमाल है। अच्छा, बिजली की बात करते हुए आपने कहा था कि जब तार से करंट बहता है तो उसके चारों ओर एक अदृश्य फील्ड बन जाता है। हाँ, चुंबकीय क्षेत्र। मैंने सुना है वो एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या बिजली और चुंबकत्व में कोई गहरा रिश्ता है? आपने बिल्कुल सही सुना है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बहता हुआ करंट हमेशा अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। अच्छा। यही सिद्धांत हमारी मोटरों और पंखों को चलाता है। और इसी तरह बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र से बिजली पैदा की जा सकती है, जो हमारे जनरेटर का सिद्धांत है। ये दोनों शक्तियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो फिर ये जो हमारे फ्रिज पर चिपके हुए स्थायी चुंबक होते हैं, उनके बारे में नोट्स की मुख्य बातें क्या हैं? 3 बहुत जरूरी बातें हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण, प्रतिकर्षण ही चुंबकत्व की असली पहचान है। क्योंकि आकर्षण तो एक चुंबक और एक साधारण लोहे की कील के बीच भी हो सकता है, लेकिन प्रतिकर्षण सिर्फ 2 चुंबकों के बीच ही होगा। बिल्कुल। ये एक तरह का लिटमस टेस्ट है। और बाकी 2? दूसरा, इनका सही रख रखाव। चुंबकों को अगर आप ऐसे ही फेंक देंगे तो धीरे धीरे उनकी शक्ति खत्म हो जाएगी। उन्हें जोड़ों में लकड़ी के सेपरेटर के साथ और विपरीत ध्रुवों को एक साथ रखकर सहेजना चाहिए, ताकि उनका चुंबकीय क्षेत्र बना रहे। हाँ। और तीसरा, उनके ध्रुवों की पहचान। अगर आप एक चुंबक को लोहे के बुरादे में डालेंगे तो बुरादा सबसे ज्यादा उसके सिरों यानी ध्रुवों पर चिपकता है। पोल्स पर? हाँ, पोल्स पर। इससे पता चलता है कि चुंबक की असली ताकत उसके ध्रुवों में ही केंद्रित होती है। हमने अब तक उन अदृश्य शक्तियों की बात की जो वस्तुओं और ऊर्जा को नियंत्रित करती हैं। लेकिन उस सबसे बड़ी शक्ति का क्या जो खुद जीवन को नियंत्रित करती है? प्रजनन? निरंतरता सुनिश्चित करता है। ठीक है। प्रजनन मुख्य रूप से 2 तरह का होता है। अलैंगिक मतलब एसेक्सुअल, जिसमें सिर्फ एक ही जनक की जरूरत होती है, जैसे बैक्टीरिया का 2 में बंट जाना। और दूसरा है लैंगिक यानी सेक्सुअल, जिसमें नर और मादा के युग्मक मतलब गैमीट्स मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। मानवों में ये प्रक्रिया कैसे काम करती है? मानवों में पुरुष प्रजनन निकाय का मुख्य अंग है वृषण मतलब टेस्टिस, जिसका काम शुक्राणु यानी स्पर्म बनाना और पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन रिलीज करना है। और महिलाओं में? वहीं महिला प्रजनन निकाय का मुख्य अंग है अंडाशय मतलब ओवरी, जो अंडा या ओवा बनाता है और महिला हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। और जब एक शुक्राणु और अंडा मिलते हैं तो उसके बाद की कहानी क्या है? वो एक कोशिका से एक पूरे इंसान तक का सफर कैसे तय होता है? ये प्रकृति के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक है। शुक्राणु और अंडे का मिलना निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ये होता कहाँ है? ये प्रक्रिया महिला के शरीर में अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब में होती है। इसके बाद जो पहली कोशिका बनती है उसे कहते हैं युग्मनज, जाइगोट। एक सिंगल सेल? हाँ, जो पूरे इंसान का ब्लूप्रिंट है। फिर ये कोशिका बंटना शुरू होती है और एक गेंज जैसी संरचना बनाती है जिसे भ्रूण मतलब एम्ब्रियो कहते हैं। ये निर्माण का चरण है। और फिर? और जब इस भ्रूण में हाथ पैर जैसे अंग पहचानने लायक हो जाते हैं तब उसे गर्भस्थ शिशु यानी फीटस कहा जाता है। और जुड़वां बच्चे, ये मुझे हमेशा किसी जादू की तरह लगता है। एक जैसे दिखने वाले 2 लोग कैसे पैदा होते हैं? इसके पीछे भी विज्ञान है, जादू नहीं। ये 2 तरह से होता है। अच्छा। एक युग्मजी मतलब आइडेंटिकल ट्विंस तब बनते जब एक ही अंडा एक ही शुक्राणु से निषेचित होता है, लेकिन विकास के शुरुआती दौर में वो एक कोशिका 2 हिस्सों में बंट जाती है। इसीलिए वो हमशक्ल होते हैं। हाँ, क्योंकि उनका डीएनए बिल्कुल एक जैसा है। दूसरे होते हैं द्वियुग्मजी या फ्रेटर्नल ट्विंस। ये तब बनते हैं जब महिला के अंडाशय से
एक ही समय में 2 अलग-अलग अंडे निकलते हैं और दोनों अलग-अलग शुक्राणुओं से निषेचित हो जाते हैं। तो वो बस ऐसे भाई बहन होते हैं जो एक ही दिन पैदा हुए हैं। एकदम सही। और अगर अंडा निषेचित ना हो तो शरीर में क्या होता है? तब शरीर एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया से गुजरता है। हर महीने गर्भाशय मतलब यूटेरस खुद को एक संभावित गर्भावस्था के लिए तैयार करता है, अपनी अंदरूनी परत को मोटा करके। ठीक। लेकिन जब निषेचन नहीं होता तो इस तैयारी की जरूरत नहीं रहती। तब ये परत टूटकर रक्त के रूप में शरीर से बाहर निकल जाती है। इसी प्रक्रिया को मासिक धर्म मतलब मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ये यौवनारंभ से शुरू होने वाला एक प्राकृतिक चक्र है। हाँ, एक प्राकृतिक और स्वस्थ चक्र। क्या पौधों में भी जीवन को आगे बढ़ाने की ऐसी ही कोई लैंगिक प्रक्रिया होती है? हाँ बिल्कुल। और पौधों में ये काम फूल करते हैं। फूल का नर भाग होता है पुंकेसर, स्टेमन, जो परागकण बनाता है। पोलन। हाँ, पोलन। और मादा भाग होता है स्त्रीकेसर। पिस्टल। जब परागकण स्त्रीकेसर तक पहुंचते हैं और निषेचन होता है तो फूल में एक बड़ा बदलाव आता है। कैसा बदलाव? अंडाशय मतलब ओवरी पककर फल बन जाता है और उसके अंदर मौजूद बीजांड यानी ओव्यूल बीज में बदल जाते हैं। तो फल अगली पीढ़ी के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच है। बिल्कुल। फल असल में बीज की सुरक्षा और उसे दूर दूर तक फैलाने का प्रकृति का एक स्वादिष्ट तरीका है। कोशिका से शुरू करते हैं। पौधे और जानवर दोनों में कोशिकाएं होती हैं, पर फर्क क्या है इनमें? आप ऐसे सोचिए कि जंतु कोशिका एक लचीले थैले जैसी है। ठीक है। लेकिन पादप कोशिका एक डिब्बे की तरह है। उसके बाहर एक सख्त दीवार होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। अच्छा, जो उसे आकार देती होगी। बिल्कुल, आकार और सहारा। और दूसरा बड़ा फर्क है पौधों में मौजूद लवक या प्लास्टिड्स। इनमें क्लोरोफिल होता है, वही हरा पदार्थ जो पौधों के लिए खाना बनाता है। और इसी खाने को मतलब ऊर्जा में बदलने का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है। लेकिन आपने जो बात कही कि वो कभी एक अलग जीव था, वो तो हैरान करने वाली है ना? इसका मतलब हमारी कोशिकाओं के अंदर एक और जीव रहता है जिसका अपना डीएनए भी है। कमाल है। हाँ, और हमारी एनर्जी के लेवल से लेकर उम्र बढ़ने तक सब कुछ इन छोटे पावर हाउस की सेहत पर ही निर्भर करता है। अब देखिए, इस कोशिका को ऊर्जा चाहिए और वो आती है पोषण से। और यहाँ पौधे हमसे कहीं ज्यादा स्मार्ट है, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। बिल्कुल। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। मुझे इसका केमिकल फॉर्मूला तो याद नहीं, पर प्रक्रिया बड़ी दिलचस्प है। फॉर्मूले को भूल जाइए, इसे एक जादुई रसोई की तरह सोचिए। रसोई? हाँ, पौधे सूरज की रोशनी की ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, हवा से हमारी छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है। और जमीन से पानी खींचते हैं। और इन 3 साधारण चीजों से वो अपने लिए ग्लूकोज यानी भोजन बना लेते हैं। और इस प्रक्रिया का एक बाई प्रोडक्ट है ऑक्सीजन, जिसके बिना हम जी नहीं सकते। सोचिए, पौधे हमारे छोड़े हुए धुएं को हमारे लिए सांस में बदल देते हैं। लेकिन सारे पौधे इतने सीधे साधे नहीं होते ना? मैंने कुछ मांसाहारी पौधों के बारे में भी सुना है। हाँ, जैसे घटपर्णी या पिचर प्लांट। ये ऐसी मिट्टी में उगता है जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। अच्छा। तो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए ये कीड़ों को फंसाकर उन्हें पचा जाता है। फिर अमरबेल जैसे परजीवी हैं, वो जो पेड़ों पर पीली पीली बेल लिपटी होती है, उनका बनाया हुआ भोजन चूस लेती है। और एक बहुत सुंदर रिश्ता है लाइकेन का, जिसमें फंगस और शैवाल एक साथ रहते हैं। एक घर देता है, दूसरा खाना बनाता है। वाह, पार्टनरशिप का बेहतरीन उदाहरण। बिल्कुल। कमाल है। अब पौधों से इंसानों पर आते हैं। हम तो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जैसी चीजें चाहिए। नोट्स में इन्हें पहचानने के कुछ टेस्ट भी दिए हैं। जैसे वसा के लिए कागज पर रगड़ो, तेल का धब्बा आ गया तो वसा है। ये तो बहुत सरल है। हाँ, स्कूल के लेवल पर ये एक आसान तरीका है, पर ये हमें एक अंदाजा जरूर देता है। इसी तरह खाने पर आयोडीन डालने से अगर वो नीला काला हो जाए तो उसमें स्टार्च है। और कॉपर सल्फेट कास्टिक सोडा से बैंगनी रंग आए तो प्रोटीन। बिल्कुल, ये खाने में जासूस की तरह काम करते हैं। और इन पोषक तत्वों की कमी से क्या होता है, ये भी हम सबने सुना है। जैसे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, जिसमें मसूड़ों से खून आता है। हाँ,
ये बीमारी सदियों तक नाविकों के लिए एक भयानक सपना थी, जब तक उन्हें ये पता नहीं चला कि खट्टे फल खाने से इसे रोका जा सकता है। सही बात है। इसी तरह विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। हमारा शरीर धूप में ये विटामिन खुद बनाता है, जो दिखाता है कि हम अपने पर्यावरण से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। और आयरन की कमी से एनीमिया, जिसमें बहुत थकान महसूस होती है। हाँ, क्योंकि खून में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। तो ठीक है, हमने खाना खा लिया, पोषक तत्व मिल गए, अब शरीर उसे इस्तेमाल कैसे करता है? यहीं से पाचन तंत्र की कहानी शुरू होती है। ये एक तरह की असेंबली लाइन है। मुंह में लार खाने के स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देती है। पीठ में पहुंचकर खाना एसिड के एक तालाब में गिरता है, जहां सारे कीटाणु मर जाते हैं। फिर खाना छोटी आंत में पहुंचता है और यहीं पर असली जादू होता है। छोटी आंत। नोट्स में लिखा है कि यहाँ विली या दीर्घ रोम होते हैं। ये क्या है? सोचिए कि छोटी आंत के अंदर की दीवार एक तौलिए की तरह है, जिस पर हजारों छोटे छोटे धागे हैं। अच्छा। ये धागे पोषक तत्वों को सोखने के लिए सतह का क्षेत्रफल इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि अगर इसे पूरा फैलाया जाए तो ये एक टेनिस कोर्ट के बराबर हो जाएगा। क्या? एक टेनिस कोर्ट जितना एरिया हमारी छोटी आंत में? ये तो अविश्वसनीय है ना? इसी विशाल सतह से हमारा शरीर सारे जरूरी पोषक तत्वों को खून में खींचता है। और जो बच जाता है वो बड़ी आंत में चला जाता है, जहां से पानी सोख लिया जाता है। तो अब पोषक तत्व खून में आ चुके हैं, उन्हें पूरे शरीर में कौन पहुंचाता है? ये काम है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का, जिसका हीरो है हमारा दिल, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम है खून। खून में लाल कोशिकाएं यानी आरबीसी ऑक्सीजन की टैक्सी हैं। सफेद कोशिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर के सैनिक हैं, जो बीमारियों से लड़ते हैं। और प्लेटलेट्स, जो चोट लगने पर खून का थक्का जमाते हैं। बिल्कुल। मुझे हमेशा लगता था कि धमनियों मतलब आर्टरीज में हमेशा साफ खून होता है और शिराओं यानी वेन्स में गंदा खून। ये एक बहुत आम धारणा है और ज्यादातर मामलों में सही भी है, लेकिन शरीर में एक बहुत ही चालाक अपवाद है। अपवाद? हाँ, हमारे फेफड़ों का सर्किट। दिल से फेफड़ों तक जो धमनी गंदा खून ले जाती है, वो इस नियम का अपवाद है। अच्छा। और फेफड़ों से साफ होकर जो खून शिरा के जरिए दिल में वापस आता है, वो भी अपवाद है। वहां ये नियम पूरी तरह से उल्टा हो जाता है। समझ गया। तो ऑक्सीजन खून में आ गई, लेकिन शरीर इस ऑक्सीजन का करता क्या है? यहीं पर श्वसन या रेस्पिरेशन का काम आता है। हाँ, और श्वसन सिर्फ सांस लेना नहीं है, ये वो प्रक्रिया है जिससे हमारी कोशिकाएं ग्लूकोज और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ऊर्जा पैदा करती हैं। इसे वायवीय या एरोबिक श्वसन कहते हैं। ठीक है। लेकिन कभी-कभी जब हम बहुत ज्यादा दौड़ते या कसरत करते हैं, तो मांसपेशियों को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। और तब पैरों में भयानक दर्द होता है, क्रैम्प्स। वही, उस समय हमारी मांसपेशियां बिना ऑक्सीजन के ऊर्जा बनाने लगती हैं और इस प्रक्रिया में लैक्टिक एसिड बनता है। ओह, अच्छा, तो उस दर्द की वजह ये लैक्टिक एसिड है? हाँ, यही एसिड मांसपेशियों में ऐंठन और दर्द की वजह है। ये आपकी मांसपेशियों का शरीर को ये बताने का तरीका है कि भाई मुझे ऑक्सीजन कम पड़ गई थी। समझ गया। शरीर में इतनी सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, तो जाहिर है कचरा भी बनता होगा। उसे कौन साफ करता है? उसके लिए हमारे पास एक बेहतरीन फिल्टर सिस्टम है, हमारी किडनियां यानी वृक्क। ये दिन रात खून को छानकर उसमें से यूरिया जैसे जहरीले पदार्थ निकालकर मूत्र के रास्ते बाहर फेंक देती हैं। और अगर ये फिल्टर काम करना बंद कर दें, तभी डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि हमारा शरीर एक अविश्वसनीय जैविक मशीन है। लेकिन ये मशीन बनी किस चीज से है? इसके पुर्जे क्या हैं? ये समझने के लिए हमें कोशिका से भी गहरे स्तर पर जाना होगा। हाँ, अणुओं और परमाणुओं की दुनिया में। और यहीं से रसायन विज्ञान की कहानी शुरू होती है। और रसायन विज्ञान की शुरुआत करते हैं हमारे स्वाद से। अम्ल यानी एसिड्स, जो खट्टे होते हैं, जैसे नींबू या दही। और क्षार यानी बेस, जो कड़वे और साबुन जैसे चिकने होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। और इन्हें पहचानने के लिए लिटमस पेपर के अलावा हमारे किचन में भी जासूस मौजूद हैं, जैसे हल्दी। हाँ, हल्दी किसी क्षार जैसे साबुन के पानी के संपर्क में आते ही लाल हो जाती है। सही बात है। और जब ये दोनों दुश्मन यानी अम्ल और क्षार मिलते हैं, तो एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं। इसे उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। इसका कोई रोजमर्रा का उदाहरण? सबसे अच्छा उदाहरण है चींटी का काटना। चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। अगर उस पर कैलामाइन लोशन, जो एक क्षारक है, लगा लें तो जलन तुरंत शांत हो जाती है। वाह!
अब पदार्थों को एक और तरीके से देखते हैं, धातु और अधातु। धातुएं मतलब लोहा, सोना, तांबा। इनकी गुण तो हमें पता है, चमक, कठोरता, करंट पास होना की तरह तरल होता है। या सोडियम जो इतना नरम है कि उसे मक्खन की तरह चाकू से काट सकते हैं। अच्छा। और दूसरी तरफ ग्रेफाइट जो पेंसिल में होता है वो कार्बन यानी एक अधातु है, फिर भी उसमें से करंट पास हो सकता है। और कुछ धातुएं तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं। मैंने सुना है सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं। हाँ, क्योंकि अगर उसे बाहर रखें तो वो हवा और पानी से इतनी तेजी से क्रिया करता है कि उसमें आग लग सकती है। ओहो। और धातुओं की अपनी एक दुनिया है जिसमें कुछ ज्यादा ताकतवर होते हैं और कुछ कमजोर, जैसे जिंक लोहे और तांबे से ज्यादा ताकतवर है। तो अगर जिंक को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में डाल दें तो वो कॉपर को वहां से हटा देगा और खुद उसकी जगह ले लेगा और घोल का रंग उड़ जाएगा। वाह, ये तो स्कूल के प्लेग्राउंड जैसा है। अब बात करते हैं बदलावों की, भौतिक और रासायनिक। बर्फ का पानी बनना भौतिक है क्योंकि पानी को वापस बर्फ बना सकते हैं। लेकिन दूध से दही बनना रासायनिक है क्योंकि दही से वापस दूध नहीं बना सकते। एकदम सही। रासायनिक परिवर्तन में हमेशा कोई नई चीज बनती है जिसकी पहचान ही अलग होती है, जैसे लोहे पर जंग लगना। हाँ, जंग एक नया पदार्थ है। बिल्कुल। जलना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। अगर आप मोमबत्ती की लौ को ध्यान से देखें तो उसका सबसे बाहरी हिस्सा जो नीला दिखता है सबसे गर्म होता है। अच्छा, मुझे लगता था पीला वाला सबसे गर्म होता होगा। नहीं, बीच का पीला हिस्सा कम गर्म और सबसे अंदर का काला हिस्सा सबसे ठंडा होता है, जहां मोम जल नहीं पाता। तो हमने जान लिया कि चीजें किस चीज से बनी हैं और कैसे बदलती हैं, पर ये चलती कैसे हैं, इन पर कौन सी अदृश्य ताकतें काम करती हैं। अब हम भौतिकी की दुनिया में कदम रखते हैं। हाँ, शुरुआत करते हैं बल, दाब और घर्षण से। दाब यानी प्रेशर। हाँ, दाब का फंडा बहुत सरल और मजेदार है। हाँ, दाब का मतलब है कि कोई बल कितने एरिया पर लग रहा है। सोचिए, एक कील का सिरा नुकीला क्यों होता है? ताकि वो आसानी से अंदर चली जाए। पर क्यों? क्योंकि जब हम हथौड़ा मारते हैं तो सारा बल उस छोटे से नुकीले सिरे पर लगता है, जिससे दाब बहुत ज्यादा हो जाता है और कील आसानी से अंदर चली जाती है। और इसीलिए कुली अपने सिर पर कपड़ा लपेटकर पगड़ी बना लेते हैं। बिल्कुल, ताकि बोझ का वजन ज्यादा एरिया पर फैले और सिर पर दाब कम लगे। बहुत बढ़िया। और घर्षण या फ्रिक्शन, वो बल जो हमेशा गति का दुश्मन होता है। हाँ, पर वो एक जरूरी दुश्मन है। बिना घर्षण के हम चल भी नहीं सकते, लिख भी नहीं सकते। इसके भी प्रकार हैं। किसी रुकी हुई भारी अलमारी को धकेलना सबसे मुश्किल होता है, वो है स्थैतिक घर्षण। ठीक है। एक बार वो चलने लगे तो थोड़ा आसान हो जाता है, वो है सर्पी घर्षण। और अगर उसके नीचे पहिए लगा दें तो सबसे आसान हो जाता है, वो है लोटनिक घर्षण। इसीलिए पहियों का आविष्कार इतना बड़ा माना जाता है। बिल्कुल। अब ऊर्जा के दो सबसे आम रूपों पर आते हैं, प्रकाश और ध्वनि। हाँ। प्रकाश तो सीधी लाइन में चलता है, लेकिन हम उसे शीशों और लेंस से मोड़ सकते हैं। हाँ, और इनका इस्तेमाल हमारी जिंदगी बदल देता है। गाड़ियों की हेडलाइट में अवतल यानी कॉन्केव मिरर होता है जो रोशनी को दूर तक फैलाता है। और साइड मिरर में उत्तल यानी कॉन्वेक्स मिरर होता है। हाँ, जो चीजों को छोटा दिखाता है लेकिन ज्यादा बड़े एरिया को कवर करता है ताकि पीछे का पूरा व्यू मिले। और ध्वनि, मुझे बस इतना पता है कि अंतरिक्ष में आवाज नहीं सुनाई देती, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए किसी माध्यम यानी हवा, पानी या ठोस की जरूरत होती है। अच्छा। इसकी रफ्तार सबसे तेज ठोस में होती है, उससे कम पानी में और सबसे धीमी हवा में। और आवाज के दो मुख्य गुण हैं, तारत्व यानी पिच और प्रबलता यानी लाउडनेस। जैसे मच्छर की भिनभिनाहट की पिच ज्यादा होती है इसलिए वो तीखी लगती है, और शेर की दहाड़ की प्रबलता ज्यादा होती है इसलिए वो तेज होती है। और यहाँ एक दिलचस्प बात है कि अगर आवाज का आयाम मतलब एम्पलीट्यूड 2 गुना हो जाए तो उसकी प्रबलता 4 गुना बढ़ जाती है। ये तो कमाल है। बिल्कुल। अंत में बात करते हैं बिजली और चुंबकत्व की। बिजली के भी कई चेहरे हैं। वो हमें हीटर में गर्मी देती है तो विद्युत घंटी में चुंबकीय असर पैदा करके आवाज करती है। और इसका एक और रूप है विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हाँ, सस्ती धातु पर सोने चांदी की परत चढ़ाना इसी से होता है, ताकि वो सुंदर भी दिखे और जंग से भी बची रहे। और चुंबक तो अपने आप में एक रहस्य है। बस इतना पता है कि विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं और समान ध्रुव एक दूसरे को धकेलते हैं। तो हमने कोशिका से शुरू करके परमाणुओं, बलों और ऊर्जा तक का सफर तय कर लिया। अब आखिर में थोड़ा और जूम आउट करते हैं
और अपने सौरमंडल पर एक नजर डालते हैं। हमारे सौरमंडल में भी कुछ अजीब किरदार हैं, जैसे शुक्र जो इतना चमकीला है और बाकी ग्रहों से उल्टी दिशा में घूमता है। हाँ, पूरब से पश्चिम की ओर। और शनि ग्रह, क्या ये सच है कि वो पानी में तैर सकता है? ये सुनने में अविश्वसनीय लगता है। ये बिल्कुल सच है। शनि का घनत्व पानी से भी कम है। मतलब अगर हम कल्पना करें कि कोई इतना बड़ा महासागर है जिसमें शनि को रखा जा सके, तो वो उसमें एक बड़ी सी गेंद की तरह तैरेगा। ये तथ्य हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड कितना विचित्र और अद्भुत है। वाओ! तो इन सब का क्या मतलब है? हमने जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिकी का एक तूफानी दौरा किया और देखा कि कैसे हमारे अंदर की एक कोशिका से लेकर आसमान के ग्रहों तक सब कुछ बुनियादी नियमों से जुड़ा हुआ है। यहाँ से ले जाने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ तथ्य नहीं है, ये दुनिया को देखने का एक नजरिया है। ये समझना कि पत्ता हरा क्यों है या आसमान नीला क्यों है या हमें कसरत के बाद दर्द क्यों होता है। हाँ, ये ज्ञान हमें अपने आसपास की दुनिया से और गहराई से जोड़ता है। बिल्कुल। इन नोट्स में एक बहुत साफ वर्गीकरण दिया गया है। हाँ। विटामिन 2 तरह के होते हैं, एक जो फैट यानी वसा में घुलते हैं और दूसरे जो पानी में घुलते हैं। अच्छा, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। तो इनमें फर्क क्या है? मेरा मतलब, एक फैट में घुल रहा है, एक पानी में, इससे शरीर पर असर क्या पड़ता है? ये बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, जो फैट सॉल्युबल विटामिन है A, D, E और K, वो हमारे शरीर के फैट टिश्यू और लिवर में स्टोर हो जाते हैं। स्टोर हो जाते हैं? हाँ, मतलब शरीर इनकी एक छोटी मोटी इन्वेंट्री बनाकर रखता है। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जैसे विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C, वो शरीर में स्टोर नहीं होते। दिन भर में जितनी जरूरत होती है शरीर उतना इस्तेमाल करता है और बाकी को यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देता है। एक मिनट, ये तो बड़ा अजीब डिजाइन लगता है। एक तरफ शरीर जरूरी विटामिन को, मतलब फैट सॉल्युबल वालों को, जमा कर रहा है। हाँ। और दूसरी तरफ दूसरे जरूरी विटामिन को, वाटर सॉल्युबल वालों को, रोज बाहर फेंक रहा है। इसका कोई खास फायदा है या ये बस शरीर की एक कमी है? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। असल में ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है। ट्रेड ऑफ? हाँ, फैट सॉल्युबल विटामिन अगर ज्यादा मात्रा में जमा हो जाएं, तो जहरीले भी हो सकते हैं, टॉक्सिक हो सकते हैं। अच्छा। इसलिए शरीर उन्हें कंट्रोल में रखता है। वहीं वाटर सॉल्युबल विटामिन के साथ ये खतरा नहीं होता, इसलिए शरीर रोजाना ताज़ा सप्लाई पर निर्भर रहता है। ये एक तरह का सेफ्टी मैकेनिज्म है। समझ गया। इसीलिए कहते हैं कि विटामिन C और B वाली चीजें रोज खानी चाहिए। बिल्कुल। और यहीं पर वो कीड़ा वाली ट्रिक काम आती है ना? हाँ। फैट सॉल्युबल विटामिन है K, E, D और A। अगर आप इन अक्षरों को एक साथ रखें तो ये कीड़ा जैसा लगता है। तो याद रखने के लिए बस इतना सोचना है कि कीड़ा फैट में रहता है। कितना आसान तरीका है। और अगर हम सिखाने के नजरिए से देखें तो ये क्लासिक निमोनिक यानी स्मृति सहायक का उदाहरण है। सही। विज्ञान में जहाँ बहुत सारे तथ्य और नाम याद रखने होते हैं, वहाँ ऐसी ट्रिक्स जानकारी को बोझिल होने से बचाती हैं और सीखने को मजेदार बनाती हैं। ये शिक्षण शास्त्र का एक बहुत ही प्रभावी टूल है। बिल्कुल। अच्छा, इन नोट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स का भी जिक्र है। विटामिन A, C और E को एंटीऑक्सीडेंट कहा गया है। ये क्या करते हैं? इसे हमारे किले वाली एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए किले के अंदर कुछ दुश्मन हैं जिन्हें हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। ओके। ये अस्थिर अणु होते हैं जो हमारी स्वस्थ कोशिकाओं पर यानी किले के सैनिकों और दीवारों पर हमला करके उन्हें कमजोर करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे बॉडीगार्ड्स की तरह हैं। वे इन फ्री रेडिकल्स को खुद से जोड़कर बेअसर कर देती हैं, इससे पहले कि वे हमारी कोशिकाओं को कोई नुकसान पहुंचा पाएं। और मजे की बात यह है कि ये फ्री रेडिकल्स सिर्फ शरीर के अंदर नहीं बनते, बल्कि इन नोट्स के हिसाब से देखें तो बाहर की दुनिया भी इन्हें बढ़ाती है, जैसे प्रदूषण, तला हुआ खाना और यहाँ तक कि ज्यादा तनाव भी। बिल्कुल सही। तो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाना सिर्फ पोषण नहीं, बल्कि हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल के खिलाफ एक डिफेंस मैकेनिज्म भी हुआ। आपने बिल्कुल सही समझा। ये सिर्फ अंदरूनी मरम्मत नहीं, बल्कि बाहरी हमलों से बचाव भी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये सप्लाई, ये विटामिन हमें ठीक से ना मिले तो क्या होता है? जाहिर है किले की दीवारें कमजोर पड़ जाएंगी। एकदम। और इन नोट्स में कुछ सीधे कनेक्शन दिखाए गए हैं, जैसे विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है। स्कर्वी? हाँ। जिसका क्लासिक लक्षण है मसूड़ों से खून आना। राइट। या फिर विटामिन D जो हड्डियों के लिए जरूरी है, उसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, जिसमें हड्डियां नरम और टेढ़ी हो जाती हैं। पर इसका ठीक ठीक मतलब क्या है?
अनीमिया का सीधा मतलब है खून में हीमोग्लोबिन की कमी। हीमोग्लोबिन? हाँ, हीमोग्लोबिन हमारे रेड ब्लड सेल्स में मौजूद वो प्रोटीन है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन उठाकर पूरे शरीर में पहुंचाता है। अच्छा। इसे किले की ऑक्सीजन सप्लाई लाइन समझिए। जब आयरन कम होता है तो हीमोग्लोबिन ठीक से नहीं बन पाता, सप्लाई लाइन बाधित हो जाती है, रुक जाती है। हाँ, और पूरे किले यानी शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होती है जी। इसीलिए अनीमिया में थकान और कमजोरी होती है, शरीर को अपना फ्यूल नहीं मिल रहा होता। बिल्कुल, और ये फ्यूल आता है हमारे खाने से। तो चलिए इस फ्यूल की प्रोसेसिंग यूनिट यानी हमारे पाचन तंत्र को ही समझते हैं। हाँ। ये यात्रा कहाँ से शुरू होती है? ये यात्रा शुरू होती है आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल से, जो मुंह से शुरू होकर एक लंबे घुमावदार रास्ते से गुजरती है। इसका काम है कॉम्प्लेक्स खाने को, जैसे रोटी या सब्जी को, इतने छोटे और सरल मॉलिक्यूल्स में तोड़ना कि हमारा खून उन्हें सोख सके। इन नोट्स में दिए गए डायग्राम को देखें तो इसमें कुछ बड़े खिलाड़ी नजर आते हैं। खाना पेट यानी आमाशय में जाता है, फिर लिवर है जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और फिर आती है छोटी आंत। यहाँ एक फैक्ट लिखा है कि ये लगभग 20 फीट लंबी होती है। हाँ, ये सच है। एक मिनट, 20 फीट? ये हमारे शरीर के अंदर कैसे समा जाती है? ये तो अविश्वसनीय लगता है, लेकिन ये बहुत ही सघन रूप से कुंडलित मतलब कॉइल्ड होती है। ओके। और ये इतनी लंबी इसलिए है ताकि खाने को पोषक तत्व सोखने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय और सतह मिल सके। ज्यादातर पोषक तत्वों का अवशोषण यही होता है। यहीं पे मुझे लगता है कि सिखाने का वो तरीका काम आता है जिसका जिक्र आगे नोट्स में है, प्रदर्शन विधि। हाँ, बिल्कुल। अब आप किसी छात्र को सिर्फ ये बताएं कि छोटी आंत 20 फीट लंबी है तो वो शायद यकीन न करे, लेकिन अगर आप उसे एक 20 फीट लंबी रस्सी दिखाकर समझाएं कि ये कैसे हमारे शरीर में फिट होती है, तो वो कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। मॉडल, चार्ट और ऐसे प्रदर्शन विज्ञान को अमूर्त से मूर्त बनाते हैं। ये देखकर सीखने का सबसे अच्छा उदाहरण है। अच्छा, पाचन की कहानी पोषक तत्वों को सोखने पर खत्म नहीं होती। किले में सप्लाई तो आ गई, लेकिन अब कचरा भी तो बाहर निकालना पड़ेगा। हाँ, वेस्ट मैनेजमेंट। तो उसके लिए क्या सिस्टम है? उसके लिए हमारे पास उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम है, और इसका सुपर हीरो है हमारी किडनियां यानी गुर्दे। किडनियां? ये हमारे खून के लिए एक हाईटेक वाटर प्योरीफायर की तरह काम करती हैं। ये लगातार खून को छानती हैं और उसमें से यूरिया जैसे जहरीले पदार्थ और अतिरिक्त पानी को अलग करके यूरिन बनाती हैं। और इन नोट्स में एक और टेक्निकल शब्द है, नेफ्रॉन। ये क्या है? नेफ्रॉन गुर्दे की सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट है। हर किडनी में ऐसे लाखों छोटे छोटे फिल्टर लगे होते हैं। ये नेफ्रॉन ही असल में खून की सफाई का काम करते हैं। अच्छा। तो आप देख रहे हैं, पाचन तंत्र किले में रसद लाता है और उत्सर्जन तंत्र किले की सफाई करता है। दोनों सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमने किले की सप्लाई, उसकी दीवारों की मरम्मत और उसकी सफाई की व्यवस्था देख ली, लेकिन हर किले पर बाहर से हमले का खतरा भी तो होता है। बिल्कुल। ये हमले होते हैं कुछ अनदेखे दुश्मनों से। एकदम। और इन नोट्स में इन दुश्मनों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु और वायरस यानी विषाणु। हाँ। उदाहरण भी दिए गए हैं, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां जैसे हैजा और टाइफॉइड, और वायरस से होने वाली बीमारियां जैसे इन्फ्लुएंजा, डेंगू और कोविड-19। बाहर से देखने पर तो ये सब एक जैसे लगते हैं, बीमारी पैदा करने वाले कीटाणु, लेकिन इनमें कोई मौलिक अंतर है क्या? जमीन आसमान का अंतर है, और ये समझना बहुत जरूरी है। बैक्टीरिया एक पूरी जीवित कोशिका है। वो एक कोशिकाई जीव है जो अपने आप खा पी सकता है और अपनी संख्या बढ़ा सकता है। ओके। लेकिन वायरस, वो तो परजीवी है। उसे जिंदा रहने और अपनी संख्या बढ़ाने के लिए हमारे शरीर की कोशिकाओं की जरूरत होती है। वो हमारे सेल पर कब्जा करता है और उसे अपनी फोटोकॉपी मशीन बना लेता है। अच्छा, तो बैक्टीरिया एक आत्मनिर्भर आतंकवादी की तरह है और वायरस एक हाईजैकर की तरह, जो हमारे ही सिस्टम को अपने कब्जे में ले लेता है। क्या बढ़िया एनालॉजी है, बिल्कुल यही फर्क है। सही। और इसी फर्क की वजह से इनके इलाज का तरीका भी अलग है। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया पर काम करती हैं क्योंकि वो बैक्टीरिया की कोशिका की दीवार को तोड़ सकती हैं। लेकिन वायरस के पास तो अपनी कोई कोशिका की दीवार होती ही नहीं, वो तो हमारी ही कोशिका का इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए एंटीबायोटिक्स वायरल इन्फेक्शन जैसे सर्दी जुकाम पर बेअसर होती हैं। ये बहुत बड़ा और जरूरी पॉइंट है। तो अब हमने इस पूरे किले के सिस्टम को समझ लिया है, इसके अंदर के कामकाज को भी और बाहरी खतरों को भी। अब उस सवाल पर आते हैं जो इन सभी नोट्स को एक साथ जोड़ता है कि सिखाएंगे कैसे। हाँ,
आप इतनी जटिल जानकारी किसी को, खासकर एक छात्र को, सिखाएंगे कैसे? यहीं पर विज्ञान शिक्षण शास्त्र यानी साइंस पेडागोजी की असली भूमिका आती है। इन नोट्स में साफ लिखा है कि विज्ञान पढ़ाने का मकसद सिर्फ तथ्यों की लिस्ट थमाना नहीं है। सही। असली मकसद है बच्चों में एक वैज्ञानिक सोच और जिज्ञासा पैदा करना, उन्हें सवाल पूछना सिखाना, चीजों को सिर्फ मानना नहीं बल्कि उनकी जांच करना सिखाना। मतलब शिक्षक की भूमिका एक लेक्चरर की नहीं बल्कि एक गाइड की है, जो करके सीखने को बढ़ावा दे। बिल्कुल, लर्निंग बाय डूइंग। और इसके लिए कई तरीके नोट्स में सुझाए गए हैं। हमने 2 की तो बात भी कर ली। मुश्किल चीजों को याद रखने के लिए निमोनिक्स जैसे केडा वाली ट्रिक, और जटिल अंगों को समझाने के लिए मॉडल और चार्ट का इस्तेमाल करना यानी प्रदर्शन विधि। इसमें एक और बहुत अच्छा आइडिया है, अनुभवजन्य अधिगम का। एक्सपीरियंशियल लर्निंग। हाँ, मतलब छात्रों से पूछना कि आज उन्होंने लंच में क्या खाया और फिर उसी खाने को विज्ञान से जोड़ना। जैसे, अच्छा आपने दाल खाई, उसमें प्रोटीन होता है जो आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। या रोटी में कार्बोहाइड्रेट है जो आपको खेलने के लिए एनर्जी देते हैं। हाँ, ये तरीका विज्ञान को उनकी असल जिंदगी से जोड़ देता है। सही। वो किताब की बात नहीं रहती, उनके प्लेट की बात बन जाती है। इससे सीखना बहुत स्वाभाविक और यादगार हो जाता है। तो कुल मिलाकर अच्छा विज्ञान शिक्षण इन सभी तरीकों का एक मिश्रण है। हाँ, कहानी सुनाना, प्रदर्शन करना, असल जिंदगी से जोड़ना और याद रखने के लिए मजेदार ट्रिक्स का इस्तेमाल करना। तो आज की हमारी ये पूरी बातचीत एक सर्कल में पूरी हुई। हमने शरीर रूपी केले को समझा, विटामिन की सप्लाई लाइन से लेकर पाचन की प्रोसेसिंग यूनिट तक, और उत्सर्जन के वेस्ट मैनेजमेंट से लेकर बैक्टीरिया और वायरस जैसे बाहरी दुश्मनों तक। और साथ ही हमने ये भी देखा कि इस किले के नक्शे को प्रभावी ढंग से कैसे पढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री के सबसे जाने पहचाने किरदारों से, अम्ल और क्षार, एसिड्स एंड बेसिस। हाँ। नोट्स में लिखा है कि इनकी सबसे पहली पहचान तो स्वाद से होती है। अम्ल खट्टे होते हैं जैसे नींबू, और क्षार कड़वे और छूने में साबुन जैसे। हाँ, ये तो इनकी पहली पहचान है, पर असली खेल तो मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पर होता है। असल में जब कोई अम्ल पानी में घुलता है तो वो H+ आयन छोड़ता है, H+ आयन, और क्षार छोड़ता है OH- आयन, और यही आयन उनकी पूरी पहचान तय करते हैं। मुझे आज भी याद है, स्कूल में पहली बार जब लिटमस पेपर का रंग बदलते देखा था, नीले से लाल। हाँ, वो तो एक जादुई पल जैसा होता है। एकदम ऐसा लगा जैसे कोई जादू हो रहा हो, पर वो बस H+ आयन का कमाल था। हाँ, वो लिटमस टेस्ट तो हम सब ने किया है, लेकिन नोट्स में कुछ प्राकृतिक स्रोतों का जिक्र भी है जो हमारे कितने करीब हैं, जैसे सिरके में एसिटिक एसिड, दही में लैक्टिक एसिड, इमली में टार्टेरिक एसिड, और ये वाला तो कमाल है, चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। शायद इसीलिए इतनी जलन होती है। बिल्कुल। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हमें हर चीज को चक्कर देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा। प्रकृति ने हमें कई सूचक मतलब इंडिकेटर्स दिए हैं। हल्दी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। आपने देखा होगा, अगर कपड़ों पर करी का दाग लग जाए, हाँ, और उस पे साबुन लगाओ तो वो दाग पीले से लाल भूरा हो जाता है। हाँ, ये तो लगभग हर किसी ने अनुभव किया है। मैं हमेशा सोचती थी कि ऐसा होता क्यों है। ये बस एक छोटा सा किचन केमिस्ट्री का जादू है। हल्दी सिर्फ मसाला नहीं बल्कि एक प्राकृतिक पीएच सूचक है। साबुन क्षारीय होता है, और जैसे ही हल्दी उसके संपर्क में आती है वो अपना रंग बदल लेती है। कमाल है, मतलब हमारे कपड़ों पर लगा दाग भी केमिस्ट्री का एक प्रयोग बन जाता है। बिल्कुल, ये हमें दिखाता है कि रसायन विज्ञान हर जगह है। अच्छा, ऑक्साइड्स पर आते हैं। यहाँ एक बड़ा सीधा सा नियम दिखता है ना। हाँ, एक जनरल रूल है कि जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो क्षारीय होते हैं। हाँ। और नॉन मेटल वाले अम्लीय। बिल्कुल, जैसे मैग्नीशियम एक धातु है तो उसका ऑक्साइड क्षारीय होगा, और सल्फर एक अधातु है तो उसका ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय होगा, जो एसिड रेन का कारण भी है। लेकिन विज्ञान में हमेशा एक लेकिन होता है, अपवाद तो होते ही हैं। बिल्कुल हैं, और वही तो इसे और दिलचस्प बनाते हैं। कुछ ऑक्साइड्स होते हैं जिन्हें उभयधर्मी या एम्फोटेरिक कहते हैं। एम्फोटेरिक? हाँ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड इसके क्लासिक उदाहरण हैं। ये ऑक्साइड्स गिरगिट की तरह होते हैं, अम्ल के सामने क्षार बन जाते हैं और क्षार के सामने अम्ल। अच्छा, मतलब ये केमिकली बाइलिंगुअल हैं, दोनों भाषाएं बोलना जानते हैं। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। और ये सारी चीजें आखिरकार रासायनिक अभिक्रियाओं में एक साथ आती हैं, जैसे संयोजन अभिक्रिया, जहां 2 चीजें मिलकर एक बन जाती हैं। हाँ, जैसे मैग्नीशियम का जलना, और एक और बहुत जरूरी अभिक्रिया है उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। ये तो अम्ल और क्षार के बीच का शांति समझौता लगता है। एकदम सही कहा।
जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो वो एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं और बनाते हैं लवण और पानी। और इस प्रोसेस में अक्सर गर्मी निकलती है। अच्छा, तो ये एक ऊष्माक्षेपी मतलब एक्सोथर्मिक अभिक्रिया है। बिल्कुल। रसायन विज्ञान की बात चल ही रही है, तो सबसे जटिल केमिकल फैक्ट्री तो हमारे शरीर के अंदर ही है, हमारा पाचन तंत्र। सही कहा। वो तो एक अद्भुत असेंबली लाइन है। सफर मुंह से ही शुरू हो जाता है। हमारी लार में जो एंजाइम होता है वो स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में ही शुरू हो जाता है। हाँ, फिर खाना पेट में पहुंचता है, जहां माहौल काफी एसिडिक होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से। और ये HCl बहुत शक्तिशाली होता है ना? बहुत ज्यादा। इसका काम प्रोटीन पचाने वाले एंजाइम को एक्टिवेट करना और बैक्टीरिया को मारना है। लेकिन पेट खुद इससे बचा रहता है क्योंकि उसकी दीवारों पर म्यूकस की एक मोटी परत होती है। एक तरह की शील्ड। हाँ, एक प्रोटेक्टिव शील्ड। और इस पूरी कहानी में लिवर का क्या रोल है? लिवर बनाता है पित्त रस यानी बाइल जूस, जो फैट पर काम करता है। आप इसे फैट के लिए एक डिटर्जेंट समझ सकते हैं। अच्छा। ये फैट के बड़े गोलों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और पाचन का असली काम छोटी आंत में पूरा होता है। बड़ी आंत तो बस बचा हुआ पानी सोखती है। तो एक बार पोषक तत्व खून में आ गए तो उन्हें पूरे शरीर में पहुंचाने का काम हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का है। दिल और खून की नसें, धमनियां खून को दिल से दूर ले जाती हैं और शिराएं वापस दिल तक लाती हैं। ये तो सीधा लगता है। लगता तो सीधा है, पर यहाँ एक ऐसा अपवाद है जो अक्सर कंफ्यूज करता है। हम मानते हैं कि धमनियों में शुद्ध ऑक्सीजन वाला खून होता है। हाँ। लेकिन फुफ्फुस धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र ऐसी धमनी है जो दिल से अशुद्ध खून फेफड़ों तक ले जाती है। अच्छा। और ठीक इसका उल्टा, फुफ्फुस शिरा पल्मोनरी वेन एकमात्र ऐसी शिरा है जो फेफड़ों से शुद्ध खून वापस दिल तक लाती है। ये शरीर की प्लम्बिंग का एक जीनियस डिजाइन है। बिल्कुल। इंसानों की तरह पौधों में भी तो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। नोड्स में जाइलम और फ्लोएम का जिक्र है। हाँ, और इसे समझने का एक आसान तरीका है। जाइलम को आप बिल्डिंग का पानी का पाइप समझिए, जो पानी हमेशा नीचे से ऊपर ही ले जाता है। मतलब ये एक वन वे स्ट्रीट है। एकदम। और फ्लोएम उस बिल्डिंग का डिलीवरी वाला है, जो लिफ्ट से कहीं भी जा सकता है, ऊपर भी नीचे भी, जहां भी खाने की डिलीवरी करनी हो। ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है। अब जीव विज्ञान के आखिर में मानव जनन की बात करते हैं। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन डिंब वाहिनी में होता है। बिल्कुल। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है वो धीरे धीरे भ्रूण बन जाता है और गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। और इसी प्राकृतिक प्रक्रिया को जब हम लैब में दोहराते हैं तो उसे IVF कहते हैं। हाँ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें निषेचन शरीर के बाहर होता है, लेकिन भ्रूण को विकसित होने के लिए वापस गर्भाशय में ही रखा जाता है। तो अब अणुओं से लेकर जीवन की मशीनरी तक देखने के बाद उन भौतिक नियमों की बात करते हैं जो इस पूरी दुनिया को एक फ्रेमवर्क देते हैं। शुरुआत करते हैं प्रकाश और दर्पण से। हम रोज सुबह समतल दर्पण देखते हैं। प्रतिबिंब सीधा बनता है, समान आकार का बनता है, लेकिन एक दिलचस्प चीज होती है पार्श्व परिवर्तन, लैटरल इन्वर्जन। हमारा दायां हाथ शीशे में बायां दिखता है। बिल्कुल। इसीलिए एम्बुलेंस पर एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, ताकि आगे वाली गाड़ी के शीशे में वो सीधा दिखे। और फिर आते हैं घुमावदार दर्पण, अवतल और उत्तल। इसमें हमेशा थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। इसे आसान बनाते हैं। अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर एक गुफा, एक केव की तरह अंदर की ओर धंसा होता है। अच्छा। इसका काम है प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करना, कन्वर्ज करना। इसीलिए डेंटिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं दांत को बड़ा देखने के लिए। और गाड़ियों की हेडलाइट्स में भी यही होता है, ताकि रोशनी फोकस हो सके। एकदम। और उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर इसका ठीक उल्टा है। वो बाहर की तरफ उभरा होता है, तो वो प्रकाश को फैलाता होगा। हाँ, डाइवर्ज करता है, और ये हमेशा चीजों का एक छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। पर छोटी इमेज का क्या फायदा? फायदा है इसका विशाल दृश्य क्षेत्र, फील्ड ऑफ व्यू। इसीलिए इसे गाड़ियों के साइड मिरर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ड्राइवर पीछे का ज्यादा बड़ा इलाका देख सके। अच्छा, इसीलिए उन पर लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। क्या बात है, बिल्कुल सही पकड़ा। क्योंकि ये दर्पण हर चीज को छोटा और दूर दिखाता है, ताकि ज्यादा चीजें नजर आ सकें। मतलब सुरक्षा के लिए हमें गहराई की सही समझ से समझौता करना पड़ता है। बहुत बढ़िया पॉइंट। अब भौतिकी में ऊर्जा के एक और रूप पर आते हैं, ऊष्मा, हीट। इसके एक जगह से दूसरी जगह जाने के 3 तरीके हैं ना, चालन, संवहन और विकिरण। हाँ, ठोस चीजों में होता है चालन, कंडक्शन,
अणु अपनी जगह छोड़े बिना ऊर्जा को पास करते हैं। और तरल पदार्थों और गैसों में जैसे पानी उबलता है, वहां होता है संवहन, कन्वेक्शन। यहाँ अणु खुद चलकर ऊर्जा ले जाते हैं। गर्म पानी या हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और एक साइकिल बन जाता है। और तीसरा है विकिरण, रेडिएशन, जो सबसे खास है। इसे किसी माध्यम की जरूरत नहीं। सूरज की गर्मी हम तक अंतरिक्ष के खालीपन को पार करके इसी से पहुंचती है। और ऊर्जा का एक और रूप है बिजली और उसका तापीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट। ये वही सिद्धांत है जिससे प्रेस और हीटर काम करते हैं। लेकिन इसी से जुड़ा एक बहुत जरूरी सुरक्षा उपकरण है फ्यूज तार। घर का एक गुमनाम हीरो। बिल्कुल, ये एक ऐसे पदार्थ का बना होता है जिसका गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। जैसे ही करंट बहुत ज्यादा बढ़ता है, ये तार खुद पिघलकर सर्किट तोड़ देता है और हमारे कीमती उपकरण बच जाते हैं। एक तरह से ये खुद की कुर्बानी देता है। और आखिर में बात करते हैं बल, दाब और घर्षण की। दाब का सिद्धांत तो बहुत ही प्रैक्टिकल है। क्षेत्रफल जितना ज्यादा, दाब उतना ही कम। और इसीलिए स्कूल बैग की पट्टियां चौड़ी होती हैं। हाँ, ताकि कंधों पर कम दबाव पड़े। और कील का सिरा नुकीला होता है ताकि कम बल में ज्यादा दाब पड़े। बिल्कुल। अब आते हैं घर्षण पर, फ्रिक्शन। ये हमेशा एक विलन की तरह लगता है। हाँ, जो हर चीज को रोकता है। इसे अक्सर एक विरोधी बल की तरह देखा जाता है। नोट्स में इसके 3 प्रकार बताए हैं। स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन। तब लगता है जब कोई चीज रुकी हुई हो और उसे हिलाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, ये सबसे ज्यादा होता है। कभी किसी भारी सोफे को खिसकाने की कोशिश की है, वो जो शुरुआती जोर लगता है, हाँ, उसमें तो पूरी जान लग जाती है। वो स्थैतिक घर्षण है। एक बार चीज चलने लगे तो सर्पी घर्षण यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन काम करता है, जो उससे कम होता है। और सबसे कम होता है लोटने घर्षण, रोलिंग फ्रिक्शन। हाँ, जब कोई चीज लुढ़कती है। इसीलिए सूटकेस को घसीटने के बजाय पहियों पर लुढ़काना आसान है। एक मिनट, अगर लुढ़कने वाला घर्षण सबसे कम है तो फिर F1 रेसिंग कारों के टायर इतने चौड़े और सपाट क्यों होते हैं? उन्हें तो एकदम पतला होना चाहिए था। क्या सवाल है! ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि विज्ञान में संदर्भ कितना जरूरी है। अच्छा, आम गाड़ियों में हम माइलेज के लिए घर्षण कम करना चाहते हैं, लेकिन F1 रेसिंग में लक्ष्य माइलेज नहीं बल्कि पकड़ है, ग्रिप। चौड़े टायर सड़क से ज्यादा संपर्क बनाते हैं, जिससे घर्षण बढ़ता है। हाँ, और कार तेज रफ्तार पर भी सड़क पर चिपकी रहती है। तो यहाँ घर्षण विलन नहीं, हीरो है। वाह, ये दिखाता है कि एक ही सिद्धांत के कितने अलग अलग अनुप्रयोग हो सकते हैं, लक्ष्य के हिसाब से। एकदम। तो आज हमने रसायन, जीव और भौतिकी के कई अहम सिद्धांतों को समझा। अम्ल क्षार से लेकर शरीर के अंदर की जटिल फैक्ट्री तक, और प्रकाश से लेकर घर्षण के इस दोहरे किरदार तक। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये विषय अलग अलग हैं ही नहीं। हमारे पाचन में केमिस्ट्री है, हमारे दिल की धड़कन में बायोलॉजी और फिजिक्स दोनों हैं। विज्ञान असल में दुनिया को समझने का एक ही नजरिया है।